गुड मॉर्निंग बच्चों। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कल हम लोग कैपिटल बजट पढ़ रहे थे, यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इसमें मैंने आपको इसका कंसेप्ट बता दिया था और पे बैक पीरियड कैसे कैलकुलेट होता है। कल हमने इसका पहला मेथड आपको पढ़ाया था, पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड में हमने आपको बताया था कि इसका कैलकुलेशन दो तरीके से होता है। व्हेन कैश इनफ्लोज इज कांस्टेंट और फिक्स्ड, तो यहां फार्मूला बताया था ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश इनफ्लोज। कल इस पर वाली बात हो गई थी आपसे। आज आपको पढ़ना है कि जब कैश इनफ्लोज फिक्स ना हो, यानी कांस्टेंट ना हो, चेंज हो जाए, ये बात आपको ध्यान रखना है। सेकंड केस की बात आपको ध्यान रखना। कैलकुलेशन ऑफ पे बैक पीरियड when cash inflows is not fixed, जब कैश इनफ्लोज फिक्स नहीं। इसमें हम लोग कैसे करेंगे इसको थोड़ा सा जान लीजिए। जैसे आपका ये ईयर्स है, ये कैश इनफ्लोज है, इसका क्यूमुलेटिव वैल्यू निकालना पड़ेगा। क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लोज, सपोज करिए कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है 4 लाख। इस 4 लाख को लाने में कितना समय लगेगा इसको चेक करना है। मान लिया फर्स्ट ईयर में 1,20,000 की इनकमिंग हुई, सेकेंड ईयर में 1,40,000, थर्ड ईयर में 2,40,000, फिर कम हो गई 1 लाख, फिर 80,000। तो पहले इसका क्यूमुलेटिव वैल्यू निकालिए मैथ की तरह। क्यूमुलेटिव वैल्यू कैसे निकालेंगे? पहले 1,20,000 ही रहेगा, फिर 1,20,000 प्लस 1,40,000 यानी 2,60,000, 2,60,000 प्लस 2,40,000 यानी 5 लाख एक्यूरेट, फिर 6 लाख, फिर 6,80,000। कहने का मतलब ये है जो आपका पैसा रिकवर हो रहा है वो 2 साल से 3 साल के बीच में रिकवर हो रहा है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि 3 साल के अंदर लगभग 5 लाख तक की रिकवरी हो रही है, जो 4 लाख से ज्यादा है। तो यहाँ पर एक फार्मूला बनता है, मैंने उसे बताया भी था कि पे बैक पीरियड को निकालने का एक फार्मूला होता है, कंप्लीटेड ईयर प्लस बैलेंसिंग अमाउंट अपन कैश इनफ्लोज ऑफ नेक्स्ट ईयर, अगले साल का कैश इनफ्लोज। एक कंप्लीटेड ईयर यहाँ पर 2 साल माना जाएगा, तो 2 साल तक 2 इयर्स। अब 2 साल तक बैलेंसिंग अमाउंट क्या होना चाहिए देख लें हम लोग। 4 लाख रुपए था टोटल, जिसमें 2 साल तक आपको कितना मिला है? 2 लाख। 2 साल तक 2,60,000 मिला है, तो 4 लाख माइनस 2,60,000, इसके बाद बचा कितना? 1,40,000 बचा। इसी को बोलेंगे बैलेंसिंग अमाउंट, 1,40,000 अपॉन कैश इनफ्लोज ऑफ नेक्स्ट ईयर 2,40,000। कैश इनफ्लोज ऑफ नेक्स्ट ईयर 2,40,000, ये बात आपको ध्यान रखना। इसी को कैलकुलेट करके बताइए। 14 पानी हो जाएगा, यानी 7, 12, लगभग 0.6, यानी 2 साल लगभग 6 महीने की बात आएगी। 2.6 ईयर, ये इतने दिन में पैसा वापस आ जाएगा 2.6 ईयर में। इसको बोलते हैं हम लोग जब कैश इनफ्लोज इक्वल ना हो। अब हम लोग बुक का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस पर कि जब भी कैश इनफ्लोज हमारा इक्वल ना हो
तो उस सिचुएशन में हम लोग ऐसा कैसे असेस, इसको कैसे कैलकुलेट करें, ये बात आपको ध्यान रखना। क्वेश्चन इसमें दिया है कि द फॉलोइंग आर द डिटेल्स रिलेटेड टू द टू प्रोजेक्ट, दो प्रोजेक्ट का डिटेल दे रखा है। क्वेश्चन मैं बना रहा हूं, दो प्रोजेक्ट का डिटेल है एक्स एंड वाई, 7 साल का मामला दिया है। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट पहले का 1,60,000, दूसरे का 2 लाख रुपए। एस्टिमेटेड स्क्रैप 16,000 24,000 और इनकमिंग हो रही है इसमें। दो प्रोजेक्ट है, इसकी कॉस्ट है 1,60,000 प्रोजेक्ट एक्स की, और दूसरी है प्रोजेक्ट वाई, इसकी कॉस्ट है 2 लाख। स्क्रैप वैल्यू की भी बात है यहाँ पर क्वेश्चन में, स्क्रैप वैल्यू दिया है, ये बात आपको ध्यान रखना है। स्क्रैप वैल्यू उससे मतलब नहीं है, पहले हम लोग देखें कि कितना पैसा आया है। प्रोजेक्ट का सिलेक्शन होना चाहिए कि रिजेक्शन। कैश इनफ्लोज CCI, ये यहाँ पहले साल 20,000 आया, उसकी क्यूमुलेटिव वैल्यू भी 20,000 होगी। फिर 30,000 आया, 30 20 50,000 हो गई क्यूमुलेटिव वैल्यू। फिर 50,000 आया, 1 लाख हो गई क्यूमुलेटिव वैल्यू। फिर 50,000 आया, 1,50,000 हो गया क्यूमुलेटिव वैल्यू। फिर 40,000 आया क्यूमुलेटिव वैल्यू, 1,90,000 हो जाएगी। 30,000 आया, 2,20,000 हो गई। 10,000 आया, 2,30,000 हो गई। पहले हम लोग देख लें प्रोजेक्ट, अभी वाई का भी यहाँ देखा जाएगा। बस प्रोजेक्ट एक्स का देख लें कि 1,60,000 की कॉस्ट है, चौथे साल तक लगभग आपको 1.5 लाख रुपए मिल जा रहा है। यहाँ पर पेबैक पीरियड कैसे निकलेगा? कंप्लीटेड ईयर प्लस रिमेनिंग बैलेंस यानी बैलेंसिंग अमाउंट अपॉन कैश इनफ्लोज ऑफ नेक्स्ट ईयर, अगले साल का कैश इनफ्लो। कंप्लीटेड ईयर क्या है? 4 साल। 4 साल तक आपका बच कितना रहा? 1,60,000 माइनस 1.5 लाख यानी 10,000 रुपये बच रहा है। अपॉन कैश इनफ्लोज ऑफ नेक्स्ट ईयर है कितना है? 40,000। ये इसका मतलब 1/4, 4 एंड 1/4 ईयर्स, या इसको लिख सकते हैं 4 ईयर्स एंड 3 मंथ। एक चौथाई साल का, एक चौथाई हिस्सा कितने महीने का होता? 3 महीने। 4 साल 3 महीने, या 4 एंड 1/4 ईयर्स हो सकता है आंसर। अच्छा, प्रोजेक्ट वाई क्या करेंगे हम लोग? प्रोजेक्ट वाई ये जिसमें भी ईयर्स दिया है 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कैश इनफ्लोज फर्स्ट ईयर में 40,000, जी सर। सेकेंड ईयर 60,000, जी। थर्ड ईयर भी 60,000, ओके। फिर 60,000, फिर 60,000, ओके। फिर 30,000, फिर 20,000। अब आप चेक करें कि आपका 2 लाख रुपए कब रिकवर हो जाएगा। CCI निकालें, क्यूमुलेटिव। पहले का 40,000, फिर 1 लाख
1,60, 2,20,000, 2,80, 3,10 और 3,30। ये आप देख रहे हैं 2 लाख का इन्वेस्टमेंट है, ये तीसरे साल में ही आ जाना चाहिए। 3 साल तक आपको कितना मिल जा रहा है? 1,60,000। यहाँ पे भाई पीरियड का फार्मूला लग जाएगा, कंप्लीटेड ईयर प्लस बैलेंसिंग अमाउंट अपॉन कैश इनफ्लोज ऑफ नेक्स्ट ईयर्स। कंप्लीटेड ईयर यहाँ तीसरा साल है, बैलेंसिंग अमाउंट 30 साल तक, तीसरे साल तक 2 लाख माइनस 1,60,000 यानी 40,000 का बैलेंसिंग अमाउंट है अपॉन सी आई ऑफ द नेक्स्ट ईयर, ये आपका 60,000। ये 2/3 यानी 3 and 2/3 ईयर्स। ये 2/3 ईयर्स का मतलब क्या होता है भाई? 2/3 ईयर्स का मतलब साल भर में 12 महीने होते हैं, इसको आप कह सकते हैं 3 साल 8 महीने। 3 ईयर्स किच्ची किच्ची का हिसाब 8 महीने। ये अब दोनों प्रोजेक्ट में किसकी रिकवरी पीरियड कम है? ये 4 साल 3 महीने में पैसा वापस कर रहा है, ये आपका 3 साल 8 महीने में पैसा वापस कर रहा है। यहाँ प्रोजेक्ट वाई जो होगा इसका सिलेक्शन हो जाएगा, ये सिलेक्टेड हो जाएगा और ये रिजेक्टेड हो जाएगा, इसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कैपिटल बजटिंग ये कहता है कि कैपिटल इसका सिलेक्शन होगा और इसका रिजेक्शन होगा। ये मैंने आज आपको पढ़ा दिया। अभी पे बाय पीरियड कैसे कैलकुलेट होता है जब कैश इनफ्लो फिक्स ना हो, यानी कैपिटल बजटिंग का एक मेथड मैंने कंप्लीटली आपको पढ़ा दिया। अब मैं दूसरे मेथड पर चल रहा हूँ। मेथड 2 है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न्स। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न्स, इसको शॉर्टकट में ARR बोला जाता है। ये अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न्स क्या बताता है? ये बताता है कि किसी बिजनेस में जो एवरेज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, क्या पैसा आपने लगाया है, एवरेज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। एवरेज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होती है कि आपने शुरू में कितना लगाया, ओपनिंग इन्वेस्टमेंट प्लस क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट का आधा, या कभी कभी किताब वाले लिख देते हैं कि ओपनिंग इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू, इसका बचा हुआ होगी। एवरेज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट होता नहीं, धंधे में आदमी एक बार पहले लगाया, फिर बीच में लगाया, फिर क्लोजिंग पीरियड में लगाया। धंधे में जब तक 3-4 बार कैपिटल आप इन्वेस्ट नहीं करते हैं तब तक धंधे का रिदम में आना, सही स्पीड पकड़ना संभव नहीं होता है। तो आपने कितनी बार पैसा लगाया, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस कब तक, इसको एवरेज कॉस्ट बोलते हैं। और इस पर आपने कमाया कितना, व्हाट इज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट, जो भी आपने पैसा लगाया उस पर इनकम क्या है आपकी, रिटर्न्स यानी नेट प्रॉफिट, वो भी नेट प्रॉफिट में से डेप्रिसिएशन और टैक्स काटने के बाद। इसमें ध्यान रखिए कि यहाँ में जो नेट प्रॉफिट होता है, एवरेज नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। इसका मतलब ये चीज आपको क्या बताता है, इसको मैं यहाँ पर बता दूं। इट एक्सप्लेन अबाउट द relationship between आपने जो पैसा लगाया है, relationship between average cost of investment, average cost of investment and net profit after depreciation and tax, इनके बीच का रिश्ता बताता है।
इनको आपको ध्यान रखना। इसीलिए अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का फार्मूला होता है नेट प्रॉफिट, एवरेज नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। सरकार को डेप्रिसिएशन और टैक्स, सरकार को टैक्स देने के बाद जो एकदम शुद्ध प्रॉफिट बचता है, नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एक खर्च होता है, टैक्स गवर्नमेंट को दिया गया पेमेंट है, इसको काटने के बाद अपॉन एवरेज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। एवरेज इन्वेस्टमेंट मतलब होता है एवरेज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू 100, ये परसेंटेज में निकलता है, इसी के बेस पर हम लोग वर्क करते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना। जैसे हम लोग पहले मैं अपने लैपटॉप से क्वेश्चन कराऊं तब किताब से कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, नेट प्रॉफिट है मान लिया 80,000, डेप्रिसिएशन 20,000, डेप्रिसिएशन काटने के बाद बैलेंस ऑफ प्रॉफिट क्या है 60,000, और लेस टैक्स रेट, मान लिया फर्म की इनकम है 30% का टैक्स देना सीधे, पार्टनरशिप फर्म पर सीधे 30% टैक्स लगता है, टैक्स रेट 60,000 का 30% 18,000, गवर्नमेंट को 18,000 टैक्स देने के बाद आपकी इनकम कम होगी, ये कितनी होगी 42,000। इसी को बोलते हैं, इसी इनकम को बोलेंगे कि नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, ये आपकी इनकम होगी। अब दूसरी बात हम लोग चेक करेंगे, सेकंड एवरेज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, मान लीजिए 1 लाख रुपए, तो इसका एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा, तो ARR का कंसेप्ट क्या बनेगा, ARR इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स अपॉन नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100, एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100, ये बात आपको ध्यान रखना है, यानी 42,000 अपॉन 1 लाख इंटू 100, ये 42% रिटर्न है। रिटर्न की जो वैल्यू है वो क्या है 42%। इसी के आधार पर हम लोग ये चेक कर लेते हैं, किसी कैपिटल बजटिंग आपको क्या सिखाता है, जब हम कहीं पैसा लगाते हैं किसी प्रोजेक्ट में, तो प्रोजेक्ट का सिलेक्शन करते समय देखेंगे जिसका ARR ज़्यादा होगा, जिस प्रोजेक्ट का ARR ज़्यादा होगा उसी में हम लोग पैसा लगाएंगे, ये बात आपको ध्यान रखना है। ARR जिसका है, जैसे बुक का एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे हमारी इसमें अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न्स के बेस पर, ये बात आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि 2 मशीन है X और Y, इसमें हम लोग पैसा फंसा दिए, एवरेज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है 5,600 पहले का, और दूसरे वाले का है एवरेज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 5,200, ये स्क्रैप वैल्यू दिया है, क्वेश्चन को देख लो। मशीन X है और Y, यहाँ पर नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स दिया है, गवर्नमेंट का टैक्स अभी आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स ये X का है 2050, यहाँ दिया है नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स सरकार का 1850। दूसरी बात क्या है कि ओपनिंग इन्वेस्टमेंट दिया है क्वेश्चन, यहाँ ओपनिंग इन्वेस्टमेंट है 10,000 यानी ओरिजिनल कॉस्ट, यहाँ ओपनिंग इन्वेस्टमेंट कितना है, यहाँ भी 10,000 लगाया। स्क्रैप वैल्यू
स्क्रैप वैल्यू यहाँ भी, यहाँ 1200 है और यहाँ की स्क्रैप वैल्यू, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं कि एवरेज इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट क्या होगी। एवरेज इन्वेस्टमेंट आपका क्या होगा, ओपनिंग प्लस स्क्रैप, ये नहीं 10,000 प्लस 1200 का आधा, यहाँ 5,600 होगा। और यहाँ क्या होगा एवरेज इन्वेस्टमेंट, यहाँ एवरेज इन्वेस्टमेंट होगा 10,000 प्लस 400, यानी 10,400 अपॉन 2 यानी 5,200, ये होगा। तो यहाँ पर अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा, इसको चेक कर लें। 2,050 अपॉन 5,600 इंटू 100 जी सर। यहाँ क्या होगा अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, ये भी चेक कर लें। 1,850 इंटू 100 अपॉन 5,200, परसेंटेज फटाफट निकाल दीजिए। ये पहले का लगभग 37% आएगा, दूसरे का 36%, ये लगभग 36% जा रहा है, ये 37% जा रहा है। तो जिसका भी अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा होगा उसी प्रोजेक्ट को हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। ये प्रोजेक्ट आपका सेलेक्ट हो जाएगा, कैपिटल बजट के आधार पे सेलेक्ट हो जाएगा और ये रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जिसका अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा होता है उस प्रोजेक्ट का सिलेक्शन करते हैं, जिसका कम होता है उसका रिजेक्शन हो जाता है। ये बात आपको जरूर ध्यान में रखना है। तो इस पर हमने क्वेश्चन कर लिया। अब अगला मेथड हम लोग पढ़ेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू के आधार पर। ये मेथड आपका शुरू होता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे और इसी पर हम लोग काम भी करेंगे। नेक्स्ट 2 मेथड आपका कंप्लीट हो गया कैपिटल बजट में। नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड क्या कहता है, इसको हम लोग देखें। तीसरा मेथड नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड आपसे कहना चाहता है कि हम जब कैपिटल बजट की इस मेथड में हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी यूज करते हैं, वो भी डिस्काउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न्स। हम लोग ये चेक करते हैं कि जो हम अगर कहीं 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और अगर उसका रिटर्न डिस्काउंट के आधार पे होगा, यानी कम मिला, उसका रिटर्न कम मिला तो कितना मिलेगा, थोड़ा सा शुद्ध वैल्यू के आधार पर देख लें। यहाँ हम कहने का मतलब ये मेथड पैराशूट की तरफ न ले जा करके जमीन की तरफ लेके जाता है। अंडर दिस मेथड लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट इज मीन बाय द टाइम वैल्यू ऑफ मनी एट डिस्काउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न्स। डिस्काउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न्स, ये डिस्काउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न क्या है बेटे, जैसे मान लिया आपने कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 1 रुपए की है कहीं किसी प्रोजेक्ट में, और DRR यानी डिस्काउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न है 10% पर एनम। तो इसका इनकम क्या होगा, कैलकुलेट नेट प्रेजेंट वैल्यू आफ्टर 3 ईयर्स। 3 साल के बाद इसका नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा 1 रुपए। तो डिस्काउंटिंग रेट कहता है कि जब हम लोग फर्स्ट ईयर का निकालते हैं तो नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखिए 1 रुपए का 100 अपॉन 100 प्लस 10, 100 रुपए की चीज है, 10% प्रॉफिट प्लस, यानी 100 अपॉन 110 हो जाएगा। ये होगा 0.909 नियरेस्ट आंसर। सेकेंड ईयर में 1 रुपए इंटू 100 अपॉन 110 का 10%, जो 110 आ चुका उसका 10%,
110 का 10% 11 होगा, यानी 100/121, यह आ जाएगा 0.826। और थर्ड ईयर का क्या होगा, ₹1 इंटू 100/121 का 10%, 121 का 10% क्या होगा, लगभग ₹12, ₹12.10, यानी 100/133, 0.751। इसको डिस्काउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न क्यों कहा गया, जरा देखिए आप, क्योंकि ₹1 का प्रेजेंट वैल्यू लगातार गिरता चला जा रहा है। पहले साल में था 0.909, दूसरे साल में था 0.826 और तीसरे साल में था 0.751। ये बात, इसी के आधार पर प्रोजेक्ट का सिलेक्शन और रिजेक्शन होता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ऐसे हम लोग 5 साल का निकालेंगे तो भी निकल जाएगा, 6 साल का निकालेंगे तो भी निकल जाएगा। इस आधार पर हम लोग 2 प्रोजेक्ट में किसी एक प्रोजेक्ट का सिलेक्शन करते हैं और किसी एक प्रोजेक्ट का रिएक्शन कर देते हैं। इस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। बुक में क्वेश्चन दिया है कि अब आदमी इसमें फंस तो जाता ही है कि 2 प्रोजेक्ट हैं जिसमें पैसा 50-50 लगाया गया, डिस्काउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न्स 10% दोनों में। देखिए कितना अच्छा सवाल है, क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, 2 प्रोजेक्ट हैं, प्रोजेक्ट एक्स इसमें आपने कॉस्ट लगा दिया 50,000। प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट वाई लिख देंगे, इसमें भी आपने कॉस्ट लगा दिया 50,000, यानी दोनों जगहों पर पैसा तो आपने बराबर लगा दिया। अब आप चेक करेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू की बात। ये आपका यस है, कितने साल का इन्वेस्ट प्रोजेक्ट है, 1 2 3 4 5। और कैश इनफ्लोज, डिस्काउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न DRR है 10%, डिस्काउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न 10%। ये तो कैश इनफ्लोज इनका भी पता है और इनका भी कैश इनफ्लोज पता है, यस एंड कैश। कंपैरेटिव इसलिए बता रहा हूँ तो आप देख लें, इनका कैश इनफ्लोज है 15,000, 20,000, 25,000, 15,000 और 13। इनका कैश इनफ्लोज ये 5,000, 15,000, 20,000, 30,000 और 22,000। ये आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू की बात कर ले हम लोग। यहाँ फर्स्ट ईयर का अगर रेट ऑफ डिस्काउंटिंग रिटर्न 10% है तो हम लोग नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे इस प्रोजेक्ट का, और इसका भी नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे ये हमको पता होना चाहिए। ₹1 की डिस्काउंटिंग रेट अगर 10% है तो ₹1 का नेट प्रेजेंट वैल्यू 0.901 होगा। कैसे होगा अभी मैंने निकाला था। इसका सेकेंड ईयर में क्या होगा, 0.826, ये मैंने अभी निकाला भी था और बुक में दिया भी है। डिस्काउंटिंग रेट 751 टेबल दिया रहता है। फिर तीसरे साल का दिया है, मतलब चौथे साल का, और लास्ट ईयर का दिया है ये, और यही डिस्काउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न इनके साथ भी फर्स्ट ईयर 0.909, 0 मल्टीप्लाई करें 0.826, 0.751, डिस्काउंटिंग रेट है 10%। इसको आप मल्टीप्लाई करें, फटाफट मल्टीप्लाई करेंगे। इस प्रोजेक्ट की जो वैल्यू आ रही है 13,635 फर्स्ट ईयर का, 16,520 सेकेंड ईयर का, 18,775 थर्ड ईयर का, और 10,245 फोर्थ ईयर का, लास्ट ईयर का 8,073। और टोटल ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू जो आ रहा है
67248 ये इनका क्या है फर्स्ट ईयर का 4545 12,390 15,020 20,490 13,662 66,107। देखिए नेट प्रेजेंट वैल्यू इसका हो गया। अब आप खुद ही बता दीजिए, आप खुद बता दें कि नेट प्रेजेंट वैल्यू किसका ज्यादा है, इस प्रोजेक्ट का ज्यादा है कि इस प्रोजेक्ट, जबकि 50,000 इसमें भी पैसा लगा था और 50,000 से पैसा इसमें भी। यहाँ 50,000 लोग लगा के 66,107 रुपए कमा रहे हैं और यहाँ 50,000 लगा के 67248 कमा रहे हैं। तो कौन सा प्रोजेक्ट बेहतर है, ये प्रोजेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्ट मतलब यह सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपको इसमें पैसा लगा ये रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों में पैसा आपने सेम लगाया, कमाई भी लगभग वही चल रही है। तो नुकसान क्या है, नुकसान ये है कि इस प्रोजेक्ट से कई गुना बेहतर ये होगा, क्योंकि इसमें इनकम ज़्यादा है। जिसमें नेट प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा होती है वही एक्सेप्ट होता है। यहाँ पर आंसर जब आप लिखेंगे तो बताएंगे कि प्रोजेक्ट एक्स इज सेलेक्टेड बट वाई, क्यों सेलेक्ट होगा ये भी लिखिए। प्रोजेक्ट एक्स इज सेलेक्टेड बिकॉज नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्स इज मोर देन वाई, ये आंसर हो जाएगा। तो आज की डेट में मैंने 3 मेथड आपको पढ़ा दिया, पे बैक पीरियड, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न और नेट प्रेजेंट वैल्यू। कल इसके आगे 2 मेथड पढ़ाएंगे, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के बाद आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। जय हिंद, जय भारत।